हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। उम्मीद है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी अगस्त स्टार्ट होने वाला है और फरवरी में आपके पेपर है, तो 6 महीने का ड्यूरेशन आपके पास बचा है। अच्छे से प्रिपरेशन करना है आपको और साथ में टेस्ट सीरीज एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी गेट 2021 में आपकी प्रिपरेशन मोड के लिए। टेस्ट सीरीज जैसे आपने अकॉर्डिंग टू मी एक या दो टेस्ट सीरीज तो आपको एटलीस्ट परचेज कर ही लेनी चाहिए। और सब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए यदि नहीं स्टार्ट किया हो तो। फुल लेंथ की बात करूं मैं, फुल लेंथ आपको अभी स्टार्ट नहीं करना है, अभी केवल सब्जेक्टिव पे फोकस करिए और कम से कम एरर करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चंस में, चाहे वो मैथमेटिकल एरर हो, कॉन्सेप्ट एरर हो, जो भी है। फुल लेंथ आपको स्टार्ट करना है दिवाली के लगभग आसपास, एक वीक पहले या एक वीक बाद में, तभी से आपको फुल लेंथ स्टार्ट करना है। अभी केवल सब्जेक्टिव पे फोकस करिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। 6 महीने का ड्यूरेशन आपके पास 2021 के लिए। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन आपके लिए गेट का क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने, वैसे आपको पता नहीं आपने किया होगा या नहीं, फिर भी एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ। ए थर्मोमीटर एट रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज डिप्ड सडनली इनटू ए बाथ ऑफ बॉइलिंग वाटर 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इट टेक्स 30 सेकेंड टू रीच 96.5 डिग्री सेंटीग्रेड। द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच अ टेम्परेचर ऑफ 98 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे कहा गया है कि एक थर्मोमीटर को जिसका इनिशियल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है, उसको एक बॉइलिंग बाथ में डिप्ट किया गया है जिसका टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 डिग्री से 96.5 तक पहुंचने में उसको 30 सेकंड का टाइम पीरियड लगता है। आपसे पूछा है यदि वही सेम कंडीशंस है तो 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चंस जैसे यहीं में डिस्कस कर लेता हूं कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए आपको। सबसे पहले क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ा होगा, रीड किया, आपके माइंड में क्या ट्रिगर कर रहा है कि थर्मोमीटर से रिलेटेड है और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात कर रहा है। तो आपको टेम्परेचर इक्वेशन, जो थर्मोमीटर की इक्वेशंस है थर्मल सिस्टम वाली, वो सबसे पहले नोट आउट करनी है। थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट थीटा आई माइनस थीटा नोट e की पावर माइनस टी बाई टाउ। सेकेंड, आपको गिवन कौन कौन सी कंडीशंस है उसे नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले जैसे आपको इनिशियल टेम्परेचर किया है, आपके पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। कंडीशन अब आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा, आपसे पहले कंडीशन दी हुई है, फिर उसके बाद में टेम्परेचर रीच करने में टाइम पूछा है। कंडीशन क्या है पहली कि 96.5 पहुंचने के लिए उसको 30 सेकंड लगते हैं। टाइम कांस्टेंट आपको नहीं दिया गया, तो इस कंडीशन से आप निकालेंगे टाइम कांस्टेंट। कैसे? 96.5 पहुंचने के लिए आपको लगते हैं 30 सेकंड। 30 सेकंड आपको लगते हैं। तो यहाँ से टाइम कांस्टेंट निकालेंगे आप, ये माइनस 3.5 इक्वल टू माइनस 70 की पावर माइनस 30 बाई टाउ। यहाँ से मैं देखूँ अगर तो 1/20 इक्वल्स टू e की पावर माइनस 30 बाई टाउ। यहाँ से आपका टाउ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सेकंड आपसे जो पूछा है वो है 98 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचने में कितना टाइम कंज्यूम होगा। टेम्परेचर 98 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका प्रेजेंट में, और वही इनिशियल 30 फाइनल 100 e की पावर माइनस टी बाई टाउ। इस बार आपको टाइम टी निकालना है, टाउ यहाँ से मिल जाएगा आपको, तो सिंपली आप टी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर 35.6 अराउंड
चेक कर लेना एक बार। तो ये तो हुआ आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने गेट का जो दिया था आपको उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट जैसे प्रीवियस लेक्चर में अपने डिस्कस किया था जीरो ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम। जनरली सेकंड ऑर्डर सिस्टम का में क्या होता है, जैसे दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हो गए किसी सिस्टम में, जैसे एक तो इंडक्टर या कैपेसिटर दोनों साथ में आ गए किसी सिस्टम में, तो उस सिस्टम की जो इक्वेशन बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी वो एक सेकंड ऑर्डर की होगी। तो उन सेकंड ऑर्डर को डिस्कस करते हैं इस बार। सेकंड ऑर्डर सिस्टम। एक बात और बता दूं, जैसे आपने देखा होगा चैनल पे नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम के भी वीडियोस आने लगे हैं, तो अच्छे से केयर करना उन सब्जेक्ट्स का भी, उन्हीं का भी रोल होता है। एक सब्जेक्ट से आप कोई भी गेट क्लियर नहीं कर सकते। अच्छे रैंक एक सब्जेक्ट से नहीं आता, सभी सब्जेक्टिव जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का आपको केयर करना पड़ेगा। तो नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम पैरेलली आने लगे हैं चैनल पर। नेटवर्क थ्योरी जैसे आकाश सर पढ़ा रहे हैं आपको, प्रदीप सर कंट्रोल सिस्टम, तो उनका भी अच्छे से केयर करिए। अब डिस्कस करते हैं अपन सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सेकंड ऑर्डर सिस्टम ए सिस्टम whose characteristics defined by second order differential equation। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन द्वारा किसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया जाए। एग्जाम्पल इसके एक्सीलरोमीटर एंड आपका जैसे मर्करी थर्मोमीटर जो होता है, मर्करी विथ ग्लास मैनोमीटर। मैनोमीटर प्रेशर के लिए यूज में लेते हैं, तो मर्करी विथ ग्लास मैनोमीटर, ये आपके एग्जाम्पल हुए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में। डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करूँ तो a2 d2y ओवर dt स्क्वायर प्लस a1 dy by dt इक्वल टू प्लस a0 y इक्वल टू b0 x बाय टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। a2 डी स्क्वायर वाई का हो गया एस स्क्वायर वाई ऑफ एस प्लस a1 एस वाई एस प्लस a0 वाई एस b0 एक्स ऑफ एस। रीअरेंज कर लीजिए इन्हें, y बाई एक्स एस की फॉर्म में आपने रीअरेंज किया इनको, तो आपको मिलेगा b0 ओवर a2 एस स्क्वायर a1 एस प्लस a0। ओके, अब जैसे कोई भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो इक्वेशन होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो भी सेकेंड ऑर्डर का जनरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन होती है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की, वो होती है k ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस ओमेगा एन का स्क्वायर, ये जनरल है। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ, y बाई एक्स b0 ओवर a2 एस स्क्वायर प्लस a1 ऑफ एस प्लस a0।
इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए। यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका भी कोफिशिएंट आपको 1 बनाना होगा। तो 1 बनाने के लिए आपने कॉमन लिया a2, यहाँ हो गया s² प्लस a1/a2 एस a0/a2। यहाँ से कंपेयर करने पर आपको मिलेगा k = b0/a2, जो कि क्या है आपकी स्टैटिक सेंसिटिविटी। नोट करते रहना साथ में, यदि मैं बोल भी रहा हूँ तो इस समय भी आपको नोट ही करना है। 2 zeta ओमेगा n को कंपेयर किया, a1/a2 आपको मिला। ओमेगा n स्क्वायर को कंपेयर किया तो मिला आपको a0/a2। यहाँ से ओमेगा n जो कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी है सिस्टम की, उसकी वैल्यू आपको मिलेगी √n0/a2। ओके, यहाँ से फिर से यदि ओमेगा n की वैल्यू यहाँ पुटअप करें तो 2 zeta ओमेगा n है आपका a1/a2। यहाँ से जीटा की वैल्यू आपको मिलेगी a1/a2 2 ओमेगा n की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ a0/a2। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर ये आपको मिलेगा a1/2 √a2 a0, वह जीटा क्या है, डैम्पिंग रेशियो। जीटा क्या है आपका, डैम्पिंग रेशियो। नोट कर लेना साथ में। जीटा तो आपका a1/2 × √a2 a0, डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो क्या होता है? किसी भी सिस्टम में डैम्पिंग रेशियो डिस्क्राइब करता है कि सिस्टम जो ऑसिलेशंस है सिस्टम के, वो कितने टाइम बाद कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, अब ऑसिलेशन कम हो जाएंगे। ठीक है, जीटा के बेसिस पे, जैसे जीटा की जो वैल्यूज़ है, जीटा की वैल्यू जीटा = 0, जीटा > 1, जीटा = 1, जीटा > 1। जीटा = 0 किसी सिस्टम में है तो उसे कहते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम। स्टेप रेस्पॉन्स की मैं बात करूं तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा, मतलब कि ऑसिलेशंस परमानेंटली ऑसिलेशंस मिलते रहेंगे इसमें। <1 अंडर डैम्प, अंडर डैम्प में क्या होंगे, ऑसिलेशन तो होंगे लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड के लिए ही होंगे। एक टाइम पर ऑसिलेशंस कम हो जाएंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे सिस्टम में, एक स्टेबल कंडीशन आ जाएगी आपके पास। जैसे नीडल वाला नहीं होता मेजरमेंट में, नीडल जैसे किसी सर्टेन पोजीशन पे, सपोज इस पोजीशन पे आपको रीडिंग देनी है तो इसके अक्रॉस वो नीडल पहले वाइब्रेट करेगी, फिर कुछ टाइम पश्चात यहाँ स्टेबल हो जाएगी। तो वैसा वाला सिस्टम अंडर डैम्प। फिर है क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। क्रिटिकली डैम्प सिस्टम में ऑसिलेशंस आपके नहीं होते, ओवर डैम्प सिस्टम, इसमें भी ऑसिलेशन आपके नहीं होते। जनरली ये जो सिस्टम्स है आपके कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है, तो वहाँ जब भी कंट्रोल सिस्टम ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, वहाँ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा आपसे इसकी डेरिवेशन, इसमें इनपुट अप्लाई करने पर क्या रिस्पॉन्स आता है, ये रिस्पॉन्स कैसे आया, सब कुछ। बेसिकली सेंसर में इतना यूज नहीं है तो जस्ट आइडिया होना चाहिए आपको। अब जैसे जीटा की वैल्यूज आपके पास 4 वैल्यूज है जीटा की, 0, <1, 1 और <1।
अब पॉइंट आता है कि जीटा की कौन सी वैल्यू ट्रांसड्यूसर के लिए सूटेबल है या किस वैल्यूज़ के लिए इंस्ट्रूमेंट को मैन्युफैक्चर किया जाए। तो जनरली होता क्या है कि जीटा की जो वैल्यूज़ है लेस देन 1 के लिए ही आपको सिस्टम को मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी भी ट्रांसड्यूसर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जीटा लेस देन 1 के लिए ही मैन्युफैक्चर करते हैं। ऐसा क्यों है वो डिस्कस करते हैं अभी। जीटा वैल्यू यूज़ की जाती है जीटा लेस देन 1 प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चर के लिए। ऐसा इसलिए कि जैसे यदि आपने जीटा की वैल्यू सपोज 1 ले ली, जीटा की वैल्यू आपने लिया 1। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है एनवायरमेंटल डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, ह्यूमिडिटी, जो भी उस पर इफेक्ट्स हैं एनवायरमेंटल उस पर डिपेंडेंट रहता है। तो यदि एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंज हुआ या फिर सपोज इंस्ट्रूमेंट को यूज़ में करते हुए प्रोसेस में टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, तो एजिंग इफेक्ट एक होता है एजिंग इफेक्ट। यदि इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा टाइम से यूज़ हो रहा है तो उसमें एजिंग इफेक्ट हो जाता है। तो एजिंग इफेक्ट के कारण यदि जीटा की वैल्यू आपने यूज़ में लिए 1, लेकिन इस इफेक्ट के कारण या एनवायरमेंटल कंडीशंस के चेंज के कारण जीटा की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो एक अनडिजायर्ड कंडीशन हो जाती है अपने लिए। इस कंडीशन में क्या होता है, सेटलिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा सिस्टम का, मतलब जो आपको रीडिंग मिलेगी वो उसमें टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाएगा। इसी वजह से जीटा की लेस देन 1 की वैल्यूज़ को ही प्रेफर किया जाता है। इसमें भी यदि मैं बात करूं तो 0.6 समटाइम्स 0.4 टू 0.8 के बीच में। ओके, अब बात करते हैं स्टेप रेस्पॉन्स की। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में स्टेप रेस्पॉन्स, ये इनपुट दिया आपने, ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम स्टेबल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ये उसका रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स डिवाइडेड बाय इनपुट के ओवर एस स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर। स्टेप इनपुट की बात कर रहे हैं तो के ओवर एस स्क्वायर प्लस 2, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ जीटा इज इक्वल टू 1, क्रिटिकल सिस्टम्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो जीटा इज इक्वल टू 1 मैंने यूज़ किया है, तो ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इसके डेरिवेशन पार्ट में मैं नहीं जा रहा, तो इसका यहाँ से सीधा टाइम रेस्पॉन्स मैं राइट अप करता हूँ यहाँ से, के एक्स 1 माइनस 1 प्लस ओमेगा एन टी ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी। इसको यदि आप ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ ऐसा रेस्पॉन्स मिलेगा। ओके, ये है आपका रेस्पॉन्स। ओमेगा एन टी, ओमेगा जनरली कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, टाइम पीरियड टी। अब जैसे कि आपने ऐसा रेस्पॉन्स फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में भी देखा था स्टेप इनपुट के लिए, तो आपके माइंड में आता है कि सर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम सेकंड ऑर्डर सिस्टम के जो स्टेप रेस्पॉन्स है उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है या आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। तो उनके लिए एक, जैसे सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात करूँ तो जो रेस्पॉन्स होगा आपका उसमें इनिशियली एक स्लाइटली कर्व बनता हुआ स्टार्ट होता है, ये इसे कहते हैं एस कर्व। अभी डिफरेंशिएट वाली बात कर लेता हूँ उनके आपके बीच में, कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर है, उनके बीच में डिफरेंशिएट कैसे करोगे। ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, स्टेप रेस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ।
सेकेंड ऑर्डर में जीटा इज इक्वल टू 1 के लिए अभी जैसे नोट किया था ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर। यदि आपको उस ऑप्शंस भी गिवन होंगे जनरली, ये प्रैक्टिकल पर्पस की मैं बात कर रहा हूँ, तो सेकंड ऑर्डर जो भी सिस्टम होगा, चाहे वो जीटा इज इक्वल टू 1 हो, चाहे आपका जीटा इज इक्वल लेस देन 1 हो, सब भी सिस्टम में, या जीटा इज इक्वल ग्रेटर देन 1 हो तो भी, इन 3 केसेस की बात करें तो एक एस कर्व यहाँ स्टार्टिंग में बना हुआ आपको दिखेगा। स्टार्टिंग में जैसे से रेस्पॉन्स इनिशियल स्टार्ट हो रहा है वहाँ आपको एस कर्व दिखेगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करें तो यहाँ कोई एस कर्व नहीं होगा, कोई बेंडिंग नहीं होगी। सेकेंड ऑर्डर वाले में यहाँ पर आपको बेंडिंग मिलेगी। तो इस कंडीशन से आप पता लगा सकते हैं, यदि आपको कर्व दिए गए ऑप्शन में 2 कर्व दे दिए गए हैं और आपको पता लगाना फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर का, तो ये कंडीशन है, इससे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आप टॉलरेंस बैंड की। टॉलरेंस बैंड क्या होता है? बेसिकली इसके स्टार्ट करने से पहले जैसे सेटलिंग टाइम, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी रीडिंग आपको डेफिनेट टाइम पीरियड के अंदर ही आपको रीडिंग चाहिए होती है। यह तो है नहीं कि आप जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट करने बैठे, स्टार्ट किया आपने मेजरमेंट करना और बैठे रहे कि कब रीडिंग आएगी कब रीडिंग आएगी, वैसा तो है नहीं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका एक सेटलिंग टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में यदि आपको जैसे ये अंडर डैम्प बैंड रेस्पॉन्स बनाया, आपको पता है कि फाइनल वैल्यू एक फिक्स फाइनल वैल्यू आने वाली है, क्योंकि सिस्टम आपका स्टेबल सिस्टम आपने चूज किया है, सिस्टम है आपका स्टेबल। यदि आपने स्टेबल सिस्टम चूज किया है तो नो डाउट फाइनल वैल्यू आएगी आपकी और एक फिक्स फाइनल वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये आपको पता है फिक्स फाइनल वैल्यू आएगी, लेकिन जैसे फाइनल वैल्यू 100% में मिलेगी आपको। इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि एक बैंड डिफाइन कर लेते हैं पहले ही, 5% का हो, 3% का या फिर 2% का। जैसे ही रेस्पॉन्स इस बैंड के अंदर एंटर करेगा, जैसे 5% का बैंड मैंने डिसाइड किया, इस बैंड के अंदर एंटर करेगा, अपन मान लेंगे कि अपना रेस्पॉन्स या फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू अपने को मिल गई है, क्योंकि ज़्यादा आगे कुछ वेरिएशंस होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से 3%, 2%, जब आपको मोर एक्यूरेसी चाहिए तो 2% ले लिए। जनरली जैसे कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस में ये वाला बैंड सिस्टम, टॉलरेंस बैंड वाला सिस्टम या एरर बैंड वाला जो सिस्टम है, फिनोमिना वो यूज में नहीं लेते, क्योंकि आपको यहाँ चाहिए आपको हाई प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी। बायोकेमिकल प्रोसेस है, ऐसे तो है ही नहीं कि 5%, जैसे आपने 5% बैंड लिया, पता चले बायोकेमिकल प्रोसेस है या ह्यूमन बॉडी जो भी प्रोसेस है उसके अंदर 5% पे कुछ वैल्यू और आ रही है, 100 पे कुछ और आ रही है, तो कुछ गड़बड़ हो जाए। इसी वजह से बायोकेमिकल प्रोसेस में ये वाला फिनोमेना ये वाला कॉन्सेप्ट यूज में नहीं लेते हैं। यहाँ डायरेक्ट जब तक 100 नहीं आएगा आपका फाइनल वैल्यू नहीं होगी। ओके, अब एक बात करते हैं, और जैसे यहाँ आपका 98% रीच कर गया सिस्टम, तो किस टाइम पीरियड पे 90% रीच हुआ है? वो होगा आपका सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम ज़रूरी है क्योंकि रीडिंग आपको चाहिए एक डेफिनेट टाइम पीरियड के अंदर, तो इसी वजह से सेटलिंग टाइम आपका भी ज़रूरी है। एक नाम सुना होगा आपने, डैम्पिंग कोफिशिएंट।
डैम्पिंग कोफिशिएंट। डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कोई भी मटेरियल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वैसे ही डैम्पिंग एक कोई मटेरियल, ऐसा कोई मटेरियल जिसकी एक प्रॉपर्टी होती है डैम्पिंग कोफिशिएंट की, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या फिर डैम्पिंग कोफिशिएंट कोई भी मटेरियल उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसका एक फिनोमेना होता है कि जैसे कोई भी एनर्जी है तो या तो वो उस एनर्जी को बाउंस बैक कर रहा है या फिर उसको रिटर्न कर रहा है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। डैम्पिंग कोफिशिएंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, मैं डेफिनेशन राइटअप करवा देता हूँ यहाँ। is the property of material that is whether a system, whether a material will bounce back or return energy to the system, कि एनर्जी को बाउंस बैक करेगा या फिर रिटर्न करेगा सिस्टम को, यह डिफाइन करता है आपको डैम्पिंग कोफिशिएंट। एग्जाम्पल, डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है लो डैम्पिंग कोफिशिएंट, एक होता है आपके हाई डैम्पिंग कोफिशिएंट। लो डैम्पिंग कोफिशिएंट की मैं बात करूं, एग्जांपल के लिए आपको, जैसे आपने देखा होगा जैसे बास्केटबॉल हुआ, तो जैसे आपने उसको बास्केटबॉल को नीचे की तरफ पुश किया तो वो वापस से बाउंस बैक होता है, वो क्या होता है लो डैम्पिंग कोफिशिएंट की वजह से। बचपन में आपने खेला होगा, एक बॉल आती थी छोटी 5-10 रुपए की साइज की, उसका डैम्पिंग कोफिशिएंट जैसे उसमें नीचे की तरफ पुश करते थे उसको, तो वो एक हाई लॉन्ग जंप लेती थी, बाउंस बैक उसमें बहुत ज़्यादा होता था, तो उसमें एक्सट्रीमली लो डैम्पिंग कोफिशिएंट होगा। एक रबर की आती थी बॉल 5 रुपए की। हाई डैम्पिंग कोफिशिएंट की बात करें तो एप्लीकेशंस इसके मैं बता देता हूँ आपको, एप्लीकेशंस हाई डैम्पिंग कोफिशिएंट के एप्लीकेशंस में, जैसे नॉइज़ आपको रिडक्शन करना है, नॉइज़ ज़्यादा आ रही है, नॉइज़ को रिड्यूस करना है, वाइब्रेशन हो रहे हैं, वाइब्रेशंस को कंट्रोल करना है, या फिर शॉक जो हो रहे हैं, शॉक्स होते हैं ना, शॉक्स को अब्जॉर्प्शन करना है, तो हाई डैम्पिंग कोफिशिएंट का मटेरियल यूज़ में लेते हैं। उसको मटेरियल का नाम, जैसे एक्सट्रीमली जो यूज मटेरियल होता है उसका नाम मैं बता देता हूँ, सोरबोथेन। इसका यूज नासा भी कर रहा है, DRDO, या फिर इसका मैं एक जनरल यूज़ बताता हूँ, जैसे रनिंग जो शूज़ होते हैं, जो भी आपके धावक हैं उनके जो शूज़ होता है, रनर हैं उनके शूज़, तो उनके शूज़ का जो सोलो होता है, सोल, वो इस मटेरियल का बना होता है कि जैसे वो रनिंग स्टार्ट करें बाउंस बैक मिलता है उनको। ठीक है, यहाँ आपका ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम कंप्लीट होने जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे अपन, वो है आपका बेसिक्स ऑफ सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। बेसिक्स ऑफ सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर, वैसे मैंने जैसे स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था आपसे, सेंसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो सेंसर क्या होता है एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपसे। सेंसर इज ए डिवाइस विच कैन डिटेक्ट और सेंस द फिजिकल चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। जो भी फिजिकल चेंज हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करता है, सेंस करता है और उस इंफॉर्मेशन को सेंड करता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। ओके, जैसे एग्जांपल की बात करें तो थर्मोमीटर हुआ, RTD हुआ, प्रेशर सेंसर होता है, और उसी प्रकार से आपका होता है एक ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर में क्या होता है,
ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जैसे जनरली एक एनर्जी फॉर्म को दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे जनरली जो सेंसर यूज में लेते हैं उनका आउटपुट जो होता है या जो मैसेज जो सेंड करते हैं वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट में नहीं होता, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होते। तो ट्रांसड्यूसर उन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। ओके, एक इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ। कि जैसे ये भी कोई मेजरेबल क्वांटिटी है, जिसे अपने को मेजर करना है। ये हो गया आपका सेंसर या प्राइमरी एलिमेंट, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। फिर आता है आपका ट्रांसड्यूसर, एम्पलीफायर एंड कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम या कंप्यूटर कह दीजिए आप, कंट्रोल सिस्टम या कंप्यूटर जो भी। कंट्रोलिंग सिस्टम, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, कोई भी जैसे मेजरिंग, जिस क्वांटिटी को मेजर करना है या फिजिकल चेंज यहाँ हुआ उसको सेंसर ने सेंस किया। आपके सेंसर को जैसे प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट हुआ, सेंसर ने इंफॉर्मेशन सेंड की ट्रांसड्यूसर को, ट्रांसड्यूसर ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया इंफॉर्मेशन को। एम्पलीफायर ने जैसे सपोज दैट इसके इंफॉर्मेशन का एम्पलीट्यूड कम है, तो एम्पलीट्यूड कम है तो जिसे इसको आगे सेंड नहीं कर सकते, ट्रांसमिट नहीं कर सकते, लॉस बहुत हो जाते हैं। इसी वजह से एम्पलीफायर का यूज़ किया। जैसे सपोज ये कोई प्लांट है आपका, प्रोसेस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ को प्लांट है, प्लांट के अंदर सेंसर लगा हुआ है, ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है और इसका कंट्रोलिंग रूम दूर है। तो कंट्रोलिंग रूम दूर है तो इसी वजह से एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं कि यहाँ जो सिग्नल मिला उसको एम्पलीफाई कर दें और कंट्रोलिंग सिस्टम या कंट्रोलिंग रूम है वहाँ तक इसको सेंड आउट कर दें। फिर कंट्रोलिंग रूम में इसके ऊपर जो भी प्रोसेस होनी है, जैसे सेट पॉइंट होगा उससे कंडीशंस को मैच करवाएंगे, वो वाला प्रोसेस कंट्रोलिंग सिस्टम में। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसड्यूसर की। ट्रांसड्यूसर क्या आपका कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। टाइप्स की मैं बात करूँ, जनरली जैसे सिग्नल जो होते हैं आपके, न्यूमेटिक सिग्नल हुआ, हाइड्रोलिक सिग्नल हुआ, जो भी सेंसर नोटिस कर रहा है या फिर सेंस कर रहा है उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है। अब इसके बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। ट्रांसड्यूसर को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो ट्रांसड्यूसर को क्लासिफाई जनरली ऑपरेशन बेसिस पे, ट्रांसड्यूसर का ऑपरेशन क्या है उस बेसिस पे, और उनकी डिज़ाइनिंग कैसे है, आउटपुट जो आएगा वो किस वे में आएगा, डिजिटल आएगा या एनालॉग आएगा, उन बेसिस पे, या फिर एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड है या नहीं है, उन बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल यूज।
इसमें है आपका कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी सोर्स के बेसिस में एक्टिव पैसिव। थर्ड है आपका फाइनल आउटपुट के बेसिस पे है एनालॉग डिजिटल। फिर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लास्ट है ट्रांसड्यूसर और एक होता है इनवर्स ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब इनको एक बार फिर से देख लीजिए। ट्रांसड्यूसर को कैटेगराइज किया गया है प्रिंसिपल के बेसिस पे, जैसे कैपेसिटिव, इंडक्टिव, रजिस्टिव, इन सभी में इनका प्रिंसिपल यूज होता है। प्रिंसिपल कैसे कि जैसे आपका रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है, तो रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ तो उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस चेंज हुआ, रेजिस्टेंस चेंज होते ही उसके अकॉर्डिंग आपको सिग्नल मिला। ठीक है, तो उस सिग्नल के अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर चेंज को मेजर कर सकते हो। फिर है एनर्जी सोर्स के बेसिस पे एक्टिव पैसिव। आउटपुट रीडिंग कैसी आएगी आपकी, एनालॉग है या डिजिटल है। एलिमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, दो टाइप के, इसको डिस्कस करेंगे सेपरेटली, ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। अब डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले प्रिंसिपल बेसिस वाले पे बात करते हैं, कैपेसिटिव। On the basis of principle, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल में जैसे कैपेसिटिव हुआ, इंडक्टिव, रजिस्टिव में जैसे मैंने डिस्कस किया अभी कि जैसे आर क्या होता है, रो एल बाई ए, और इनका टेम्परेचर रिलेशन आपको पता होगा या नहीं है तो एक जस्ट मैं राइट डाउन करूँगा, जैसे आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस चेंज के कारण आउटपुट, जैसे आउटपुट वोल्टेज में यदि मेजर कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा, उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। यह है रजिस्टिव, मतलब कि प्रिंसिपल किसका यूज़ हो रहा है, रजिस्टिव का। इसी प्रकार इंडक्टिव में इंडक्टिव एलवीडीटी में, और कैपेसिटिव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ, इन सभी में इनके प्रिंसिपल के बेसिस पे आप जो भी सेंसिंग जो करना है, जैसे एरिया चेंज हो रहा है या फिर लेंथ चेंज हो रही है, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड था आपका एनर्जी बेसिस पे, एक्टिव एंड पैसिव। जैसे मैंने स्टार्टिंग क्लास में डिस्कस किया था, एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन सा होगा, कोई भी एलिमेंट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका कोई एक कंपोनेंट जिसे वर्क करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट हो, एक्टिव ट्रांसड्यूसर होगा। एग्जांपल में मैंने दिया था पोटेंशियोमीटर, जैसे फ्यूल टैंक मेजरमेंट किया था आपने पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। उसी प्रकार है आपका पैसिव में क्या होता है, कोई सा भी एलिमेंट जिसे, या फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट जिसे
वर्क करने के लिए एक्सटर्नल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं हो। एग्जाम्पल में आपने डिस्कस किया था प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। फिर है एनालॉग एंड डिजिटल। ऐसा ट्रांसड्यूसर जिसका आउटपुट एनालॉग फॉर्म में हो। एनालॉग फॉर्म में यदि आउटपुट है आपका तो उस ट्रांसड्यूसर को कहेंगे एनालॉग ट्रांसड्यूसर। एग्जाम्पल में पोटेंशियोमीटर, ओके। डिजिटल ट्रांसड्यूसर आउटपुट डिजिटल फॉर्म में हो, जैसे टेको जनरेटर, टेकोमीटर जो होता है एक, डिजिटल फॉर्म में आउटपुट मिलेगा आपको। फिर बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या है कि जैसे प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे आपने कोई एक इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया, किसी मेजरमेंट, आपको कोई मेजरमेंट करना है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना है, तो कोई एक इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया, उसका आउटपुट यदि इलेक्ट्रिकल नहीं है, मतलब कि आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से नहीं मिल रहा, तो उसके आगे सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर यूज में लेते हैं और उस मेजरिंग जो मेजरिंग जो वो है क्वांटिटी, उसको आप मेज़र करते हो। बात कर रहे थे अपन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे ये आपका बर्डन ट्यूब प्रेशर मेजरमेंट के काम आता है। जैसे जैसे इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा, ये वाला नोब है एक्सपांड होता रहेगा, तो इसकी एक्सपांड को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में मेजर नहीं कर पा रहे अपन, कि यहाँ से पता नहीं कर पा रहे कि कितना एक्सपांड हुआ या क्या कुछ इसकी रिलेशन है। तो इसको मैं थोड़ा एक्सपांड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस नोब को क्या किया अपन ने, एक एलवीडीटी यूज में ली, एक एलवीडीटी यूज में ली और यहाँ इसके मूवमेंट को प्लेस कर दिया। जैसे जैसे ये अपवर्ड मूवमेंट होगा, अपवर्ड कब होगा, जैसे ये एक्सपांड करेगा तो ये जो नोब है या फिर ये जो ब्लॉक है ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऊपर की तरफ मूव करेगा मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका प्रेशर ज़्यादा है। यदि आपका प्रेशर कम है, ये इनसाइड की तरफ मूव करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये नोब, ये या ब्लॉक है, ये जो बॉडी है, ये नीचे की तरफ मूव करेगी। जैसे नीचे की तरफ मूव करेगी, आपका आउटपुट है, जो आउटपुट वोल्टेज है कुछ और मिलेगा, अपवर्ड में कुछ और मिलेगा और डाउनवर्ड में कुछ और मिलेगा। इसी तरह से प्रेशर को इनडायरेक्टली आपने मेजर किया है इलेक्ट्रिकल फॉर्म वोल्टेज की तरह, मतलब आउट प्रेशर जो है वोल्टेज के रेस्पेक्ट में आपको मिल गया। तो ये जो है आपका प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट प्रेशर को मेजर कर रहा है, ये है आपका सेकेंडरी सेंसिंग एलिमेंट, एलवीडीटी। क्या कहते हैं इसे, एलवीडीटी। लास्ट जो बात करते हैं, लास्ट अपन बात करते हैं ट्रांसड्यूसर
एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, देखिए ट्रांसड्यूसर क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी थी आपकी, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, सपोज नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल था आपका, आपने ट्रांसड्यूसर से उसको पास आउट किया, जैसे आपने ट्रांसड्यूसर से उसको पास किया, आपको मिल गया इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसी प्रकार इनवर्स ट्रांसड्यूसर का क्या यूज़ होता है कि जैसे आपको नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी चाहिए, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए, जैसे मैकेनिकल डिवाइसेस आपने यूज़ की होगी, तो मैकेनिकल डिवाइसेस में वर्क करने के लिए जैसे आपने इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने के लिए किया है, तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल या फिर नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए इनवर्स ट्रांसड्यूसर का यूज होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इनवर्स ट्रांसड्यूसर है आपका, तो यहाँ मिलेगी आपको नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये हो गए आपके ट्रांसड्यूसर के टाइप्स, क्लासिफिकेशंस। किस बेसिस पे किया आपने क्लासिफिकेशंस? प्रिंसिपल के बेसिस पे, आउटपुट रीडिंग के बेसिस पे, एनर्जी सोर्स कौन सा है उसके बेसिस पे, और एलिमेंट्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी उस बेसिस पे। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर कि जैसे कोई भी आपकी इंडस्ट्री है या कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री है, तो उसमें किसी ट्रांसड्यूसर का आपको यूज़ करना है या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है, तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि उसे यूज़ किया जा सके? सिलेक्शन प्रोसेस या सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कुछ डिफरेंस पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि ट्रांसड्यूसर आपका सूटेबल होना चाहिए एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट है कि जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो वहाँ जहाँ इसका ट्रांसड्यूसर का यूज़ होना है उसके अकॉर्डिंग कंपेटिबल होना चाहिए, कंपेटिबल होना चाहिए। पता चले आप ट्रांसड्यूसर यूज़ कर रहे हो, छोटा सा डिवाइस है, आपने ले लिया बड़ा सारा ट्रांसड्यूसर, या छोटा सा ट्रांसड्यूसर उसके अकॉर्डिंग कंपेटिबल ही नहीं हो रहा। सेकंड है सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए, रेजोल्यूशन, आउटपुट रीडिंग के बेसिस पे, आउटपुट रीडिंग, इन सभी जो फैक्टर्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए ट्रांसड्यूसर को सेलेक्ट किया जाएगा। और जैसे ट्रांसड्यूसर आप यूज़ कर रहे हो तो एजिंग इफेक्ट, मतलब कि इसमें टाइम के अकॉर्डिंग कितना क्या चेंज हो सकता है, उस फैक्टर को भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा जब आप ट्रांसड्यूसर का सिलेक्शन कर रहे हो। तो कई सारे पैरामीटर्स हैं, इन सभी को आपको ध्यान में रखना होगा ट्रांसड्यूसर के सिलेक्शन के लिए। तो ये आपका सेकंड जो चैप्टर था बेसिक्स ऑफ सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं रजिस्टिव से स्टार्ट करेंगे अपन, स्ट्रेन गेज वगैरह से। तो जहाँ तक आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, यदि कोई किसी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना।